हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में भी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ प्रेशर ग्रुप? हमसे यहाँ पूछा गया है कि इन चारों में से, जो भी हमें ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, कि प्रेशर ग्रुप कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ग्रुप की बात हो रही है, मतलब कुछ लोग हैं जो एक साथ जुड़ते हैं, एक ग्रुप बनता है कुछ लोगों का। प्रेशर ग्रुप में बेसिकली होता क्या है, जिनका इंटरेस्ट जो होता है वो सेम होता है। मतलब एक सेम इंटरेस्ट के साथ एक कुछ लोग मिलके एक ग्रुप को बनाते हैं और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं किसी चीज को लेके। जैसे इसका एग्जांपल देखो, ट्रेड यूनियन, कि कुछ वर्कर्स की अपनी एक यूनियन बनती है और उनकी कुछ स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं, मतलब सेम डिमांड होती है कि वेजेस को इंक्रीज किया जाए या जो वर्क प्लेस है उसकी कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए। ऐसे कुछ भी एक सेम इंटरेस्ट हो सकता है और उस डिमांड को लेके वो गवर्नमेंट के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। उसी को हम कहते हैं प्रेशर ग्रुप। अब यहाँ हमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसमें से पहले तो देखो, नॉट हमसे पूछा है कि कौन सा ग्रुप नहीं है। अब ऑप्शन देखो इसके, INTUC, AITUC, INC, ABVP। अब देखो हमें कितना इंपॉर्टेंट है कि हमें इनकी फुल फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये है या नहीं। तो चलो इसका आंसर तो वैसे है INC। INC एक प्रेशर ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो फर्स्ट है हमारा, अब बाकी के ऑप्शंस भी एक बार देख लो। फर्स्ट है INTUC, दिस इज इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्या है ये? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये एक ट्रेड यूनियन है। अब अगर ये एक ट्रेड यूनियन है तो डेफिनेटली ये एक प्रेशर ग्रुप है। सेकंड, AITUC, दिस इज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। सबसे ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन है ये हमारे इंडिया का, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ओल्डेस्ट है ये। तो ये एक ट्रेड यूनियन है, तो मतलब ये भी एक प्रेशर ग्रुप है। INC एक प्रेशर ग्रुप नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये हम सब लोग जानते हैं। और ABVP, इसका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां से इसका आंसर क्या हो गया? सी इज नॉट अ प्रेशर ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वॉज फाउंड इन विच ईयर? जो कम्युनिस्ट पार्टी है इंडिया की, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, आपको बहुत जगह लिखा हुआ दिखेगा। कौन से ईयर में इसको फाउंड किया गया था? ऑप्शंस देखो, 1964, 1984, 1980 या फिर 1925। अब कुछ लोगों ने जिन्होंने पढ़ा हुआ है ना इसके बारे में, कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं और 1925 भी टिक करके आएंगे, या फिर कुछ लोग 1964 टिक करके आएंगे। बेसिकली जो कंफ्यूजन रहेगी वो इन दो आंसर्स में ही रहेगी। बट इसका वो मैं बताऊंगी क्यों। बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 1964। 1964 में ये जो CPIM है ये बना था। अब कब बना था, क्यों बना था, क्या कारण था, उससे पहले यहाँ से एक टर्म निकल के आया है। यहाँ कम्युनिस्ट की बात हो रही है, यहाँ से एक टर्म निकल के आएगा जिसे हम कहते हैं कम्युनिज्म। उसका मतलब आप लोगों को पता होने चाहिए। एक इंपीरियलिज्म होता है, एक फेडरलिज्म होता है, कम्युनिज्म होता है। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी थियरीज का बेस होते हैं। और इन अगर टर्म्स का ही हमें मीनिंग पता है ना, तो आंसर्स कभी कभी अपने आप निकल जाते हैं। तो कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है? कम्युनिज्म का मतलब बेसिकली ये होता है कि जितनी भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं या फिर प्रॉपर्टी है, उसको ओन और कंट्रोल कौन करता है? स्टेट करता है। मतलब आप ये कह सकते हो, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, नॉट अ प्राइवेट पर्सन, नॉट इन प्राइवेट इंडिविजुअल। कौन कंट्रोल करता है? स्टेट। उसे हम कहते हैं कम्युनिज्म। ठीक है, सबसे पहले
जो आया था वो आई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। मार्क्सिस्ट नहीं था। सबसे पहले क्या आया था? सीपीआई आया था। 1920 में इसको फाउंड किया गया। किसने किया था? एम एन रॉय ने किया था। जितने पॉइंट मैं आपको यहाँ बता रही हूँ लिख लो, हर एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने पिक ही वही पॉइंट किए हैं जहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो इन सब पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है और लिख लीजिए आप लोग। सबसे पहले क्या आया था? सीपीआई आया था, विच इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कब आया था? 1920 में आया था। किसने फाउंड किया था? एम एन रॉय ने किया था। 1920 में इट वाज फाउंडेड, बट इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इसको एज अ ऑफिशियल पार्टी कब डिक्लेयर किया गया कि सीपीआई एक ऑफिशियल पार्टी है? वो किया गया था 1925 में। इसको एक ऑफिशियल पार्टी डिक्लेयर किया गया था। तो कभी कभी क्या होता है कि हमसे ये पूछा जाता है कि 1925 में ही इंडिया में एक ऑफिशियल पार्टी डिक्लेयर हुआ था। सीपीआई ही था। इसकी बेसिकली आइडियोलॉजीज क्या थी? ये मार्क्सिज्म में या लेनिनिज्म में बिलीव करते थे। इनकी ये आइडियोलॉजी थी। ये सीपीआई की बात है। 1964 की बात है जब इसी सीपीआई से, इसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ये ब्रेक हुई। आप ये कह सकते हो एक ब्रांच, इसका कुछ एक स्प्लिट हुआ इसमें, और यहां से निकल के आया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जो कि ये है जिससे हमसे क्वेश्चन पूछा गया। कहाँ से निकल के आया? इस सीपीआई से ही निकल के आया। और कब निकल के आया? 1964 में निकल के आया। या आप कह सकते हो कि जो इनकी आइडियोलॉजीज थी सीपीआई एम की, बिल्कुल सेम थी जो हमारी सीपीआई की थी। आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं था। ये भी मार्क्सिज्म को में बिलीफ रखते थे, लेनिनिज्म में बिलीफ रखते थे। बस एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखो कि जो ये सीपीआई एम था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इन्हें सपोर्ट मिला, बहुत सपोर्ट मिला। किन से? फैक्ट्री वर्कर्स से, एग्रीकल्चर लेबर से, और फार्मर्स। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। मैंने काफी इंफॉर्मेशन आपको इस एक क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Different arguments are usually put forth in favor of and against power sharing. Identify those who are in favor of power sharing. यहाँ पे फेवर की पूछे गए हैं कि कौन से आर्गुमेंट फेवर में है पावर शेयरिंग के। पूरा क्वेश्चन आपका डिपेंड एक वर्ड पे कर रहा है, विच इज पावर शेयरिंग। इसका मीनिंग ही हमें पता होना चाहिए। पावर शेयरिंग क्या होता है? बहुत सिंपल सा एक वर्ड है पावर शेयरिंग, की जो पावर है वो शेयर हो रही है, मतलब वो डिवाइड हो गई है। अगर पहले सारी पावर मेरी थी तो अब मैंने वो कुछ कुछ लोगों में डिवाइड कर दी है। हॉरिजॉन्टली डिवाइड करी है, वर्टिकली डिवाइड करी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट जस्ट की पावर को मैंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है। कुछ लोगों के लिए क्या होता है कि पावर डिवाइड हो गई है, मतलब पावर कम हो गई है, तो क्या ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है? नहीं, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ही है। क्योंकि पावर का डिवाइड होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि पावर कम हो गई है एक बंदे के पास से। इट मीन्स कि अब आपके पास जितनी पावर है आप उसका और बेटर यूज कर पाओगे, और बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो सकता है। पावर शेयरिंग की वजह से जो आप ये कह सकते हो जो डेमोक्रेसी होती है ना, और बेटर तरीके से परफॉर्म करती है। करेगी ही ना। आप देखो, हर कोई चीज सिर्फ यूनियन नहीं देख सकता, सेंट्रल नहीं देख सकता, इसलिए उसने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट्स भी बनाई। यहाँ पे बेसिकली उसी की ही बात हो रही है, पावर शेयरिंग। अब हमसे पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि इनमें से जो हमें 7 पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं, वो वाले पॉइंट्स आपको पिक करने हैं जो पावर शेयरिंग के फेवर में है। एक एक करके पॉइंट को देखो। रिड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। पावर शेयरिंग जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम करता है डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज में। यस, अगर सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होगा कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि आप हर एक कम्युनिटी के इंटरेस्ट पे तो काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने पावर शेयर कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो कॉन्फ्लिक्ट्स डेफिनेटली कम हो जाएंगे, क्योंकि कम्युनिटीज के जो इंटरेस्ट हैं वो बेटर सर्व होंगे। समझ में आया?
तो यस, दिस इज द बेनिफिट ऑफ पावर शेयरिंग। नेक्स्ट, डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है आर्बिट्रेरीनेस, इसका पहले तो हमें मतलब ही पता होना चाहिए। आर्बिट्रेरी वर्ड जो है बेसिकली हम यूज करते हैं उस सेंस में जब ये कहा जाता है ना कि कोई है जो काम सोच समझ के नहीं कर रहा, उसने ये नहीं देखा कि उसके आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कि कोई भी काम है जब वो सोच समझ के नहीं किया जाता उसको कहते हैं आर्बिट्रेरीनेस। तो इन्होंने बोला है उस चीज की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी अगर पावर शेयरिंग होगी, तो बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि जो काम है अब वो और ज्यादा सोच समझ के होंगे, है ना। थर्ड, डिले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पावर शेयरिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और डिले कर रहा है, नहीं। पावर शेयरिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और इम्प्रूव कर रहा है। बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग, आई एम सॉरी, बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो और बेटर होगा, एनहांस होगा, जो डिसीजंस है वो और एफिशिएंटली लिए जाएंगे। तो यहाँ पे तो ये पॉइंट गलत है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डिले यूज किया हुआ है। एकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज, यस। डाइवर्सिटीज का मतलब अगर मैं इसके हिंदी वर्ड की बात करूं तो डाइवर्सिटीज को हिंदी में कहते हैं विभिन्नता। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो बट इट्स विभिन्नता जो हम बोलते हैं। डाइवर्सिटीज की अलग अलग विभिन्न प्रकार के कल्चर्स हैं, लोग हैं, लैंग्वेजेस हैं। ये पावर शेयरिंग हर एक डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर रहा है, मतलब कि जो भी हमारा प्रोसेस है उसमें लेके आ रहा है। एकोमोडेट मतलब इंक्लूड कर रहा है, इनकॉर्पोरेट कर रहा है। तो यस, कर रहा है। पावर शेयरिंग आप कर रहे हो मतलब आपका जो अपनी एक कम्युनिटी है जिनके पास पावर है बेसिकली, वो अलग अलग अब डाइवर्सिटी के लोग होंगे, तो हर कोई अपनी डाइवर्सिटी के लिए काम करेगा, राइट। तो यस। नेक्स्ट, इंक्रीज इनएबिलिटी एंड डिविजिवनेस। इनएबिलिटी को और बढ़ाता है, मतलब इनएबिलिटी काम ना करना, ना करने लायक हुआ, काम नहीं कर सकते, उसको इनएबिलिटी हो गया ना, तो उसको बढ़ा रहे हैं, नहीं, बल्कि इनएबिलिटी तो यहाँ रिड्यूस होगी पावर शेयरिंग की वजह से, राइट। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। जो कंट्री की यूनिटी है, जो एकता है, वो और मजबूत होगी, बिल्कुल होगी। एंड डिवाइडेड द पीपल, नो, लोग डिवाइड नहीं हो रहे हैं क्योंकि यूनिटी और स्ट्रेंथन हो रही है और स्ट्रांग हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, हमारे कौन कौन से पॉइंट फेवर में है, 1, 2, 4 एंड 6। तो ऑप्शन में देखो बी, 1, 2, 4 एंड 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री suffered disintegration due to political fights on the basis of religious and ethnic identities। ऑप्शन में हमें 4 कंट्री के नाम दिए गए हैं, हमसे पूछा है कि इन चारों में से वो कौन सी कंट्री है जिसने डिसइंटीग्रेशन सफर किया है। डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना, ब्रेक होना, ब्रोकन डाउन, मतलब डिसइंटीग्रेशन को सफर किया है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पॉलिटिकल फाइट्स होती थी ना, वो किस बेसिस पे थी, रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटी। मतलब डिसइंटीग्रेशन तो सफर किया ही है, लेकिन किस ग्राउंड पे सफर किया है, रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटी के ग्राउंड पर। यूगोस्लाविया, नीदरलैंड, जर्मनी या बेल्जियम, इनमें से कौन सी कंट्री है? तो इसका आंसर है ए। कौन सी कंट्री ने सफर किया है, यूगोस्लाविया ने सफर किया है। किस ग्राउंड पे, रिलीजियस और एथनिक ग्राउंड पे, जहाँ पे पॉलिटिकल कंपटीशन था, इस वजह से जो ये कंट्री है ये डिसइंटीग्रेट हो गई थी। कितनी कंट्रीज में, 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, हम इंडियन काउंसिल एक्ट से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर भी चुके हैं जो कि इसी पेपर में आए हुए थे, तो आप समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मिंटो मार्ले एक्ट भी कहा जाता है, ये पॉइंट ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है।
In Indian Council Act 1909, seats of Legislative Council was increased to, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट्स हैं वो इंक्रीज होके कितनी हो गई थी? 70, 60, 50 या फिर 40? तो वो इंक्रीज होके हो गई थी 60। इट वाज 16 और इंक्रीज होने के बाद इट वाज 60। इतने से इतना इंक्रीज हुआ था। कुछ दो चार और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लो जो इसी एक्ट से रिलेटेड है, जिनसे भी क्वेश्चन बन के एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की हम बात कर रहे हैं। इसे मिंटो मार्ले एक्ट भी कहा जाता है। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट से रिलेटेड वो ये है कि अगर हमसे ऐसा पूछा जाएगा कि कौन से एक्ट में इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया था, तो यही एक्ट है। इस एक्ट के थ्रू जो इंडियंस थे उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया गया था। किस में बढ़ाया गया था? जो गवर्न उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया था, तो जो ब्रिटिश इंडिया का जो गवर्नेंस थी उसमें इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया गया था। मतलब कि नंबर ऑफ जो इंडियन मेंबर्स थे उनको इंक्रीज किया गया था। तो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा था इन द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। पहला पॉइंट तो हमें यहाँ यही याद रखना है। दूसरे पे हमसे क्वेश्चन ही पूछा गया है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये, इसमें सीट्स कितने से कितने मेंबर्स तक को बढ़ाया था? 16 मेंबर से 60 मेंबर तक बढ़ा दी गई थी। सेकेंड पॉइंट तो हमारा यही इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, इसी एक्ट के तहत एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लेके आया गया था फॉर मुस्लिम्स। तो ये अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में ये पॉइंट डाल के, तो इसका आंसर भी क्या होगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। फोर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लॉर्ड मिंटो थे उन्होंने एक इंडियन मेंबर को अपॉइंट किया। पहला इंडियन मेंबर था वो, फर्स्ट इंडियन मेंबर। किस चीज के लिए? उस टाइम पे एक वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। जो पहला इंडियन मेंबर इस काउंसिल में इंक्लूड किया गया वो इसी एक्ट के तहत किया गया। और उनका जो इंडियन मेंबर थे जिन्हें इन काउंसिल में डाला गया उनका नाम क्या था? सुना होगा आप सबने, सत्येंद्र पी सिन्हा। क्लियर? ये किसने अपॉइंट किया था सत्येंद्र पी सिन्हा को? लॉर्ड मिंटो ने अपॉइंट किया था। यहीं से हमें पता चल जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट मिंटो मार्ले एक्ट विच इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इज इट क्लियर? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या हु वाज द किंग ऑफ रशिया ड्यूरिंग रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917? हम रशियन रेवोल्यूशन की यहाँ बात कर रहे हैं और हमसे पूछा गया है कि जब ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था रशिया के किंग कौन थे? निकोलस सेकंड, स्टेलिन, लेनिन या फिर अलेक्जेंडर थर्ड? कौन थे? तो इसका आंसर है ए। कौन थे? निकोलस सेकंड थे। ठीक है, कौन थे? निकोलस सेकंड थे। ये किसके सन थे? अलेक्जेंडर थर्ड के ये सन थे। मतलब अलेक्जेंडर थर्ड इनके पापा हुआ करते थे और इन्हीं के ये बेटे थे निकोलस सेकेंड। जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो उस टाइम पे ये किंग थे। अब अगर मैं आपसे एक लाइन में ये पूछूं कि रशियन रेवोल्यूशन है क्या? 1917 में हुआ, ठीक है, हमें पता है, बट है क्या? तो बेसिकली क्या हुआ था रशियन रेवोल्यूशन में? मैं सिर्फ एक लाइन में इसे फटाफट समअप करके आपको बताती हूँ कि उस टाइम पे रिवोल्यूशन से पहले जो रशिया में किसका साम्राज्य था? जारिस्ट रिजीम था। TSARIST, जारिस्ट का रिजीम था और इसी के ये किंग थे। ठीक है, जब रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद ये जो साम्राज्य था ये पूरी तरीके से खत्म हो गया, एंड हो गया इसका, ये चीज यहाँ खत्म हो गई। और स्टेब्लिश क्या हुआ इसकी जगह? क्या बन के आया? USSR। तो ड्यू टू रशियन रेवोल्यूशन जो ये जारिस्ट का साम्राज्य था रशिया में, इट केम टू एन एंड। इसका डिमाइस हो गया, ये खत्म हो गया। और क्या स्टैब्लिशमेंट हुई यहाँ से? USSR की हुई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु गेव
फादर ऑफ नेशन टाइटल टू महात्मा गांधी। किसने ये टाइटल जो है फादर ऑफ नेशन का, आज हम सब महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन के नाम से ही जानते हैं, तो ये टाइटल दिया किसने था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेरेटिवली इजी है अगर हम बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जी के गोखले, रामेंद्र नाथ टैगोर या फिर जवाहरलाल नेहरू। किसने दिया था ये टाइटल महात्मा गांधी को? तो ये दिया था ए, सुभाष चंद्र बोस ने ये टाइटल महात्मा गांधी को दिया था। कैसे दिया था? सुभाष चंद्र बोस एक बार उनकी एक स्पीच चल रही थी सिंगापुर रेडियो में। कब की बात है ये? 1944 की बात है। उनकी एक स्पीच चल रही थी, उस स्पीच में जब वो एड्रेस कर रहे थे लोगों को, वहीं पे उन्होंने महात्मा गांधी को एड्रेस किया। मतलब उनकी जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने उन्हें क्या बोला? फादर ऑफ नेशन बोला। सबसे पहली बार ये वर्ड जो है ना फादर ऑफ नेशन, जो आज हम सब उन्हें इस नाम से जानते हैं, सबसे पहली बार यही यूज हुआ था। ठीक है, इसके बाद दूसरी बार कब यूज हुआ? दूसरी बार ये यूज हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने यूज नहीं किया था सेकेंड टाइम इसे यूज किया गया था सरोजनी नायडू के थ्रू। वो एक कॉन्फ्रेंस कर रही थी 1947 में, वहां पर उन्होंने फिर से गांधी जी को इसी सेम टाइटल से रिप्रेजेंट किया, एड्रेस किया। कौन से टाइटल से? फादर ऑफ नेशन। तो यहाँ पे इसका आंसर है ए। किसने ये टाइटल दिया था महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When did Germany invade Poland? जर्मनी ने कब पोलैंड को इन्वेड किया? इन्वेड मतलब हरा दिया आप कह सकते हो, या उनकी जो टेरिटरी है, जो रीजनल टेरिटरी है, उसको कैप्चर कर लिया। कब किया? सितंबर 1939, दिसंबर 1939, अक्टूबर या नवंबर? 1939 में किया। इट इज क्लियर कौन से मंथ में किया, हमें बेसिकली यहाँ पे ये बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कौन किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है? कौन सी यहाँ पे लड़ाई की बात हो रही है? वर्ल्ड वॉर 1, 2 या कोई और? तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो रही है। 2 की बात हो रही है। कब किया था? तो इसका आंसर है ए, सितंबर 1939 में किया था। और यहीं से जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो स्टार्ट हो गई थी। हुआ क्या था, यहाँ पे जर्मनी और पोलैंड की बात हो रही है, तो उन्हीं के कंपैरिजन में मैं आपको बताऊंगी कि जो जर्मनी की आर्मी थी ना, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। पोलैंड के कंपैरिजन में लार्जर थी, आर्मी पर्सोनल्स ज़्यादा थे, सोल्जर्स जो सैनिक हैं वो जर्मनी के पास ज़्यादा थे, इक्विपमेंट भी ज़्यादा बेटर थे। जो टैंक्स वगैरह होते हैं जर्मनी के पास ज़्यादा थे पोलैंड के कंपैरिजन में, तो पोलैंड तो अल्टीमेटली कमज़ोर ही था। ठीक है, फिर जर्मनी ने क्या किया? उसकी टेरिटरी को कैप्चर किया सितंबर 1939 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। पोलैंड की अलायंस थी दो कंट्रीज के साथ। इंपॉर्टेंट है, कौन सी दो कंट्रीज के साथ थी? ब्रिटेन और फ्रांस की। जब पोलैंड की टेरिटरी को कैप्चर कर लिया गया, उसके बाद इन दोनों कंट्रीज ने पोलैंड का साथ दिया और जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करी सितंबर 3, 1939 को। कब करी? सितंबर 3, 1939। तो पोलैंड का साथ दो कौन सी कंट्रीज ने सपोर्ट किया? ब्रिटेन और फ्रांस, इनकी अलायंस थी। तो इन्होंने भी जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी थी और फिर धीरे 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 ये पूरा वर्ल्ड वॉर 2 बढ़ता चला गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स यूज्ड which word for factory owning middle class? फैक्ट्री ओनिंग मिडिल क्लास, यहाँ फैक्ट्री वर्कर्स, लेबर्स की बात नहीं हो रही है, ओनिंग, उनको ओन कौन करता है? ओनर्स की बात हो रही है। और किसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं? कार्ल मार्क्स। मतलब ये वर्ड्स किसने यूज किया? कार्ल मार्क्स ने किया है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी को मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं दोबारा बोल रही हूँ। इसकी इनकी जितनी भी थ्योरी है, आइडियोलॉजी है, एक बार पढ़ो, दोबारा पढ़ो। 4 to 5 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर रिलेटेड टू कार्ल मार्क्स ओनली। एनीवेज, क्वेश्चन पे देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने कौन सा वर्ड यूज किया था फैक्ट्री ओनिंग, ओनर्स, मिडिल क्लास के लिए? सर्व्स, प्लोरिटेरिएट, लॉर्ड्स या फिर बॉर्गोइज? कौन सा किया था?
आंसर बताने से पहले थोड़ा सा समझ लो कार्ल मार्क्स के बारे में। इनके आइडियाज जो थे, इनकी आइडियोलॉजीज जो थी, जो इनकी थियोरीज थी, वो बहुत पावरफुल थी। क्या थी? बहुत पावरफुल थी। बहुत नेशन ने मार्क्सिस्ट की थ्योरी को ऑप्ट किया, जो इनको खुद को भी नहीं पता था कि इनकी थियोरीज इतनी पावरफुल है, तो बस लिखते चले जाते थे। बट वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, उनका इम्पैक्ट बहुत नेशंस पे पड़ा। ठीक है। इन्होंने दो बहुत, वैसे तो बहुत बुक्स लिखी हैं, बट दो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। एक दास कैपिटल, सीधा सीधा पूछा जाता है कि ये बुक किसने लिखी, तो कार्ल मार्क्स ने लिखी। दूसरी कौन सी थी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी इन्होंने लिखा है। तो ये भी हमसे पूछा जाता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। अब इन्हीं, जब वो दास कैपिटल बेसिकली लिख रहे थे, तब उन्होंने यहाँ एक मतलब वो बहुत नाखुश थे, आप कह सकते हो। जब वो लिख रहे थे ना, उनके सामने बहुत इनइक्वालिटी थी, तो वो बहुत नाखुश थे। इनइक्वालिटी कैसे? कि जो सोसाइटी थी उनकी, जो वो देख रहे थे उस टाइम पे, जो सोसाइटी थी, वो दो क्लास में डिवाइड थी और हर जगह कॉन्फ्लिक्ट था, मतलब इनइक्वालिटी थी। दो क्लासेस में डिवाइड थी, एक बोर्गोइस और दूसरी प्रोलिटेरिएट। ये दो क्लास में उस सोसाइटी उस टाइम पर डिवाइडेड थी। ये सब कार्ल मार्क्स ने लिखा हुआ है। जो बुर्गोइस थे, ये कौन थे? ये ओनर्स थे, ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये ओन करते थे, दे आर नॉट लेबरर्स, ये ओनर थे। ये आप कह सकते हो अपर मिडिल क्लास थे। ये भी इन्हें बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अपर मिडिल क्लास। दूसरी साइड जो प्लोरिटेरिएट थे, ये वर्किंग क्लास थे, जो काम करते थे, या आप कह सकते हो लेबर थे। होता क्या था, ये जो बुर्गोइस थे, ये एक्सप्लॉइट करते थे प्रोलेटेरिएट को। इन दोनों क्लासेस के बीच में इनइक्वालिटी थी। ये अपने आप को बहुत रिच समझते थे, ये पुअर ही थे, तो बहुत इनइक्वालिटी थी। और जो ये वाली क्लास थी ना, ये एक्सप्लॉइट करती थी इस वाली क्लास को। क्लियर? तो इसी एक्सप्लॉइटेशन को देखते हुए ये सब लिखा किसने? कार्ल मार्क्स ने लिखा। ठीक है। और ये दो वर्ड्स का उन्होंने यूज किया था। और हमसे यही क्वेश्चन में पूछा है कि फैक्ट्री ओनिंग ओनर मिडिल क्लास के लिए उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया, तो उन्होंने किया ऑप्शन डी, बुर्गोइस। बट अगर हमसे पूछा जाता लेबर क्लास के लिए कौन सा यूज किया, या फिर वर्किंग क्लास के लिए कौन सा यूज किया, तब हम टिक करते बी। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास। यूएसए, अमेरिका की यहाँ बात हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स की, एंटर्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन विच ईयर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं हम कि यूएसए जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कब आया, कौन से साल में उसने वर्ल्ड वॉर वन को ज्वाइन किया, कौन से ईयर में ज्वाइन किया था? वर्ल्ड वॉर वन जो है वो 1914 में स्टार्ट हो गई थी। इंस्टेंटली यूएसए ने ज्वाइन नहीं किया, मतलब स्टार्ट होते ही यूएसए, अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर वन को ज्वाइन नहीं किया था। अमेरिका का इस वॉर को ज्वाइन करने का अपना एक अलग कारण था। कब किया? 1916, मार्च 1916 में किया, मार्च 1917 में किया, अप्रैल 1916 में किया, या अप्रैल 1917 में किया? पहले इसका आंसर देख लो। उन्होंने किया डी, अप्रैल 1917 में अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर वन को ज्वाइन किया, अप्रैल 1917 में किया। लगभग लगभग वर्ल्ड वॉर वन के स्टार्ट होने के लगभग 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, 14 में हमारी वॉर स्टार्ट हो गई थी, वर्ल्ड वॉर वन। 1917 में अमेरिका ने ज्वाइन किया, तो ऑलमोस्ट अराउंड 3 साल बाद जो है वो यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड वॉर वन में आया। कैसे आया? अब देखो, जो वर्ल्ड वॉर वन है ना, वो बेसिकली दो पोल्स ऑफ पावर के बीच में चल रही थी। पहली थी एक एलाइड पावर, जिसके अंदर कंट्रीज आती हैं जर्मनी, नहीं सॉरी, एलाइड में जर्मनी नहीं आती, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, जापान एंड यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरी जो पावर थी वो थी सेंट्रल पावर, और उसमें आती है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर। ये दो पोल्स ऑफ पावर थी, एक एलाइड पावर
एक सेंट्रल पावर। इन दोनों के बीच में ये वर्ल्ड वॉर वन जो था बेसिकली स्टार्ट हुआ था, ऑपोजिट थे ये। ठीक है, अब सीधा आते हैं कि यूएस की एंट्री कैसे हुई। जो जर्मनी था उसकी लड़ाई जब चल रही थी ब्रिटेन के साथ, ठीक है, पहले तो आर्मी पे अटैक किया गया, लोगों को मारा गया, आम लोगों को मारा गया, कितने सैनिक मरे। फिर सबमरीन्स पे अटैक स्टार्ट हुआ, सबमरीन पे अटैक हुआ, जो भी आर्म्ड शिप थे, जो आर्म्ड शिप थे ना ब्रिटेन के, उस पे अटैक हुआ। जर्मनी ने क्या डिस्ट्रॉय किया, ब्रिटेन के आर्म्ड शिप को, आर्मी के जो शिप्स है उन्हें डिस्ट्रॉय किया। फिर धीरे धीरे ना जर्मनी ने पैसेंजर शिप्स पे भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो क्या करता था, जो अटैक करता था पैसेंजर शिप पे भी करता था। पैसेंजर शिप पे तो आम लोग ट्रेवल करते हैं, तो ऐसे आम लोग वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन गए और मारे जाने लगे। क्लियर। ऐसे ही जर्मनी ने एक पैसेंजर शिप पे अटैक किया। उस पैसेंजर शिप में वो लोग थे जो अमेरिका से यूरोप आ रहे थे, अमेरिका से यूरोप आ रहे थे। तो ऐसे अमेरिका के काफी लोग मर गए। तब तक अमेरिका का अभी तक कोई लेना देना, मतलब अमेरिका ऑफिशियली उसने डिक्लेयर नहीं करी थी कोई वॉर। ठीक है, यहाँ पे जब अमेरिका ने ये देखा कि उसके इतने आम लोग मर गए, तो उसने क्या किया, ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर करी। किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ। ये देखते हुए बेसिकली उसके अंदर बदला लेने की भावना थी, उसने कहा था अब मैं रिवेंज लूंगा, और फिर उसने वॉर डिक्लेयर कर दी जर्मनी के अगेंस्ट। इस तरीके से अमेरिका की एंट्री हुई वर्ल्ड वॉर वन के अंदर। क्लियर। आपको पता है अमेरिका ऑलमोस्ट अपने 10,000 से भी ज्यादा सैनिक एक दिन में भेजता था, जो ब्रिटेन से जर्मनी जाते थे लड़ने के लिए। 10,000 से भी ज्यादा सैनिक जाते थे इन वन डे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो विल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।